आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू के मुमताज़ शायर जनाब खलील मामून मरहूम की मुंतखब गज़लों और नज़मों का हिंदी में तर्जुमा साबिक़ DGP कर्नाटक और नामवर शायर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया है। ये किताब सन्नाटे से संवाद का इजरा साबिक़ हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए यूनेस्को डॉक्टर चिरंजीव सिंह के हाथों अमल में आया। साबिक़ चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब और कश्मीरी हिंदी और उर्दू के जाने माने शायर श्री त्रिलोकी नाथ धर बतौर मेहमानाने खुसूसी शरीक रहे। प्रोग्राम के कन्वीनर मशहूर शायर कॉलम निगार अदीब जनाब मोहम्मद आजम शाहिद ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। पेश है न्यूज़ 16 डिजिटल की ये खास रिपोर्ट। मौत नहीं होती, वो जिंदा रहता है यादों में, अपनी तख्लीक़ात अपने काम के हवाले से वो जाना जाता है। इसी तरह शाहिर ने कहा था कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती और फनकार हमेशा जिंदा रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा है इस तकरीब में, जो हमारे साथ हैं डॉक्टर चिरंजीव सिंह साहब, अजय कुमार सिंह साहब, अजीजुल्लाह बेग साहब और त्रिलोकी नाथ धर साहब, सभी ने नया अदब को तक़वियत बख्शी थी, उसको स्ट्रेंथन किया था और सभी का नाता खलील साहब से बड़ा ही करीबी रहा है। खुद कई बार कई इंटरव्यूज़ में हमारे अजय कुमार सिंह साहब ने कहा है कि खलील साहब एक कली की हैसियत से बढ़कर शायर की हैसियत से मुझे बड़े अजीज़ थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका आ जाए, मैं अगर अस्पताल में शरीक रहूँ, अगर मुझे मौका मिले कि सिर्फ एक शख्स से मुझे मिलने का मौका दिया जाए तो मैं तरजीह दूंगा, प्रेफर करूंगा कि खलील साहब मेरे साथ रहें। ये है अटूट रिश्ता, मोहब्बतों का रिश्ता और न सिर्फ फ़न और शायरी बल्कि इंसानियत का बहुत बड़ा रिश्ता है। इसी तरह सबके पास थोड़े थोड़े से खलील मामून उनकी दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ चिरंजीव सिंह साहब से कि आप अपने तासुरात से नवाजें। किताब आपके हाथों रिलीज़ हुई है। मैं बसद एहतराम गुजारिश करता हूँ चिरंजीव सिंह साहब आएँ, यहीं से देख सकते हैं सर। चिरंजीव सिंह साहब हिंदुस्तान के सफ़ीर यूनेस्को में पेरिस में रहे हैं और इस इमारत में जहाँ हम हैं तकरीबन 13 साल इसके वो सदर रहे। और ज़फ़र जो हमारे बड़े ही अजीज़ दोस्त हैं तालिब इल्म ज़माने के, कि उन्होंने आपके खिदमत के इतराफ़ में जो ऑडिटोरियम है चिरंजीव सिंह साहब के नाम से मंसूब किया हुआ है। चिरंजीव सिंह साहब, इसका जलसा हिंदी का है या उर्दू का है वो भी है, तो मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था कि जब हिंदी और उर्दू में एक दीवार नहीं बनी थी, एक लकीर नहीं खींची गई थी और उस वक्त इसको हिंदवी कहा जाता था। और बाद में हिंदुस्तानी भी हुआ नाम, जिसको महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी की तरफ एक कदम है कि हिंदी और उर्दू दोनों का, हिंदी में कहें तो उसका समन्वय है, तो इसका मैं समझता हूँ ज़रूर खैर मकदम होना ही चाहिए, स्वागत होना ही चाहिए। और ये एक बड़ी मसरत की बात है, प्रसन्नता की बात है, खुशी है कि नया अदब की तरफ से इसका इंतज़ाम किया गया है। नया अदब मामून साहब के दिल के बहुत करीब था। उनका ख्याल था कि यहाँ के लोगों का ज़ाविया नज़र यानी दृष्टिकोण वसी होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने नया अदब की शुरुआत की। इस रिसाले को उन्होंने शुरू किया कि दूसरे अदब और दूसरी ज़बानों में, जो दूसरी भाषाएं हैं हिंदुस्तान की भी और बाहर की भी, उनमें क्या लिखा जा रहा है, उनमें क्या हो रहा है, उससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के अदीबों को, ख़ास तौर पे उर्दू वालों को उससे परिचित करवाया जाए, से उन चीज़ों का तारुफ उर्दू अदीबों को, उर्दू के साहित्यकारों को करवाया जाए। तो ये इस ख्याल से उन्होंने नया अदब को शुरू किया था।
और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि नया अदब की तरफ से इसको किया गया, आज के फंक्शन को इसका इंतज़ाम, और कि नया अदब चल रहा है, इसको चलते रहना चाहिए। क्योंकि वो जो एक चीज़ है कि हमारा ज़ाविया नज़र, हमारा दृष्टिकोण वसी होना चाहिए, दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए, वो तो हमेशा के लिए एक हक की बात है, तो वो चीज़ रहनी चाहिए। और इस किताब के बारे में तो खैर मैं इतना ही कहूँगा कि खलील मामून न सिर्फ उर्दू के, न सिर्फ कर्नाटका के, बल्कि हिंदुस्तान के अजीम शायरों में से एक थे। जो हमारे महान कवि हैं हिंदुस्तान के, उनमें से एक खलील मामून थे। एक काव्य का दरिया उनके अंदर बहता था, और जिस रफ्तार से वो नज़में कह लेते थे, हैरानी होती थी, ताज्जुब होता था कि कैसा इतना लिख लेते हैं। उन्होंने जो लिखा उसमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें अजय जी ने ये इसमें उनका तर्जुमा किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू अकेडमी कर्नाटका की, अब शायद सब यहाँ हैं, ये तो काम उनको करवाना चाहिए कि उनका पूरा जो कलाम है, उनका पूरा काव्य जो है, उसको हिंदी में और कन्नड़ा दोनों में तर्जुमा करवाएं। कन्नड़ा में तो खैर माहिर मंसूर साहब ने कुछ चीज़ें की हैं उनकी, और भी मेरा ख्याल कर रहे होंगे। हिंदी में, उर्दू से हिंदी में अनुवाद करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन ये काम चूँकि उर्दू अकेडमी के चार्टर में दो चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उसमें ये था कि उर्दू से दूसरी ज़ुबानों में, ख़ास तौर पे कन्नड़ा में और कन्नड़ा से उर्दू में तर्जुमा हो, वो अनुवाद होने चाहिए, आपके चार्टर में है। दूसरा ये है कि दखनी का फ़रोग़, इसके बारे में तो कभी उर्दू अकेडमी ने कोई तवज्जो दी ही नहीं है। इनसे मैं ज़फ़र साहब से कहता था कि भाई दखनी की तरफ भी कुछ काम कीजिए, तो अपने एक तो नाटकों में इन्होंने उसका इस्तेमाल किया है उस ज़बान का, लेकिन सन्नाटे से संवाद कितना खूबसूरत उन्वान है, शीर्षक से ही पता चलता है कि शायरी किस किस्म की होगी। और अजय जी खलील मामून के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे, और उन्होंने दोस्ती का हक निभाया है इसमें। तो मुझे जब ये किताब मिली तो यही एक आया कि काश वो होते, वो शायद इसको देख नहीं पाए, उनके आने से पहले देख गए 8-10 दिन पहले, हाँ देखी उन्होंने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दोस्ती का फर्ज अजय जी ने निभा दिया है, सच्चे दोस्त की यही पहचान होती है। और अब देखिए उनकी, अब मैं इसको ये नहीं कि मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, कहीं से भी आप खोलिए, ये यहाँ से खुली है किताब, और इसमें से इस सफ़े पे जो आया है उसमें कहते हैं, कान बंद, जुबान बंद, हवस पर ताला, आंखें बंद, थोड़ी देर में कौन सा इनकलाब आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, तुम जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, मैं जहाँ हूँ शायद वहीं रहूँगा। और नज़म चलती है आगे, लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ जैसे मैंने खोला कि कान बंद, जुबान बंद वगैरह, ये सन्नाटे से संवाद है, इसीलिए नाम सन्नाटे से संवाद अजय ने जो चुन के रखा बहुत सही रखा है, बहुत ठीक रखा है। और अब मुश्किल ये है कि किताब तर्जुमा हो गई है, अनुवाद हो गया है, छप भी गई है किताब, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचेगी?
अब इसके बारे में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि उर्दू अकेडमी की तरफ से ही इसका कुछ इंतज़ाम किया जाए कि ये किताब कम से कम लाइब्रेरियों में तो सब में चली जाए, कर्नाटक की जितनी लाइब्रेरियाँ हैं उनमें चली जाए। और बाकी तो ये है, वैसे भी अभी हम लोग बात कर रहे थे सब रास्ते में आते हुए भी, पढ़ने की आदत ही नई पीढ़ी में तो कम होती जा रही है। नई नस्ल वो इंटरनेट पे ही ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, तो शायद इसका एक डिजिटल वर्जन भी कर देना चाहिए इन किताबों का, ताकि जो किताब नहीं खरीदना चाहते। जो रेख्ता साइट है, वेबसाइट रेख्ता, उसमें आपको उर्दू और देवनागरी दोनों में चीज़ें मिल जाएंगी। तो रेख्ता पे तो ज़रूर डाल देना चाहिए इसको, ताकि लोगों को जिनको किताब नहीं पढ़ना है वो कम से कम वो पढ़ें तो सही। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर हमारे दौर के जो शायर हैं, शुरा हैं, हमारे इस ज़माने के जो कवि लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिनको कहा जाए, उनमें से एक खलील साहब हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम बात कर रहे थे, मैं और अजय जी, मैंने जिन लोगों को, जिन पिछले कुछ दौर के कुछ जिन कवियों को नोबेल प्राइज मिले हैं, उनकी ट्रांसलेशन, शिम्बोर्स्का या इस तरह के जो लोग हैं, पोलिश वगैरह, लिथुआनियन पोलिश, उनकी इंग्लिश में कुछ चीज़ें देखी हैं मैंने, थोड़े बहुत तर्जुमे, उनसे ये किसी तरह भी कम नहीं है। और अब ये एक कहिए कि हमारे देश की एक त्रासदी है, हमारे मुल्क की ये एक कहिए कि ट्रेजेडी है कि हमें ही दूसरी ज़बानों में क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं रहता है। अब इस वक्त पंजाबी में क्या लिखा जा रहा है, बहुत अच्छी शायरी मैं समझता हूँ इस वक्त पंजाबी की हिंदुस्तान के सबसे अच्छी शायरी में से उसको रख सकते हैं, लेकिन पंजाब के बाहर किसी को मालूम ही नहीं है। बंगाल में क्या लिखा जा रहा है, हालांकि बंगाल में जो लिखा जा रहा है वो पहले के मुकाबले में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें। हिंदी में जो लिखा जा रहा है, इधर उधर देखें तो मेरा ख्याल अजय जी उसके बारे में कह सकते हैं, क्योंकि ये किताब हिंदी में आई है तो हिंदी वालों के साथ इसका ज़रूर जिक्र होगा। लेकिन ये इसीलिए ये नया अदब जो उन्होंने शुरू किया था वो इसीलिए किया था कि एक क्या हो रहा है पूरे अदबी उसमें माहौल में, उसका जिसका शाहिद साहब ने कहा आदान प्रदान इन्होंने इस्तेमाल किया, वो लफ्ज़ आदान प्रदान वाली बात जो है वो होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो सन्नाटे से संवाद है, ये सन्नाटे से ही संवाद नहीं है, ये दूसरी ज़बानों से भी संवाद है, और बिल्कुल ये पढ़ने वालों से भी संवाद है। और मैं अजय जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। हमें बात कर रहे थे अभी कि मौलिक लेखन से अनुवाद करना ज़्यादा कठिन होता है, तर्जुमा करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय लिखने के। तो ये मुश्किल काम अजय जी ने किया है और बखूबी किया है और बहुत अच्छा किया है। तो यानी कोई भी आप पढ़े नज़म, अब जैसे मैंने फिर खोला है, मैंने ये नहीं सोच के यहाँ से खोलना है, जहाँ से खुल गई किताब, तो ये उन्वान है दोबारा पैदा होने के लिए। याकूत में मोती, मोती में आग, आग में गहराई, गहराई में अयाग, अयाग में सुराग, सुराग में चराग, बराग, चराग में आग, आग में राख, राख में खाक, खाक में आदम, आदम में प्यास ढूंढ रहा है अपनी रूह। अब ये देखिए कहाँ आपको महसूस होगा कि ये ओरिजिनल नहीं है और तर्जुमा है।
तो ये इनके तर्जुमे की खासियत है, जिसके लिए मैं अजय जी को बधाई देता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त खलील साहब की इस किताब का आज लोकार्पण हुआ है। और लोकार्पण तो हुआ, लोगों तक पहुंचाने का काम, इसकी जिम्मेदारी शायद साहब आपके ऊपर भी कुछ आती है, क्योंकि आप उर्दू अकेडमी में हैं। तो मैं एक बार फिर अजय जी का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया दोनों चीज़ों का, एक तो उन्होंने इसका तर्जुमा किया, और दूसरा ये कि उनकी याद को हमेशा के लिए न सिर्फ उर्दू और कर्नाटका के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ताज़ा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। ये इसके लिए मैं अजय जी आपको फिर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भी वो ख़ास दोस्त थे, अक्सर बातें होती रहती थी। मैं अजय जी से तो खैर उनका बहुत सालों का ताल्लुक़ था, मेरा उतना तवील, उतना लंबा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे रिश्तों को आप वक्त से नहीं उनको माना जाता, उनको आप गहराई से जाना जाता है। तो जिस गहराई की जिसको हमने एक्सपीरियंस किया, जिसका अनुभव किया, वो अपने आप में ही एक यादगार है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी इस किताब का हिंदी का जो तर्जुमा हुआ है, आज उसका लोकार्पण, उस जलसे में मैं भी शरीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात व ख़वातीन, वैसे शहर की सूरत हाल में बरसात की इस तूफ़ानी शाम में भी सब लोग आप आए हैं, आप सबका दिल खैर मकदम है। 23 फरवरी 2024 को आखिरी बार इस तरह के प्रोग्राम में खलील साहब नए आदर के प्रोग्राम में थे। वो प्रोग्राम में अजीजुल्लाह बेग साहब भी थे, फिर लोकीनाथ धर साहब भी थे, सरदार चिरंजीव सिंह साहब भी और अजय कुमार सिंह साहब भी। प्रोग्राम था मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी अजमत के हवाले से एक प्रोग्राम था। उस वक्त नए अदब का एक पतला सा सप्लीमेंट उस वक्त रिलीज हुआ। उसमें एक एडिटोरियल खलील साहब ने लिखा था, उसका आखिरी हिस्सा एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं आपके रूबरू पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि इश्क ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिन्फ़े नाजुक से हो, ये किसी पत्थर से भी हो सकता है, जानवर से भी, इंसान से भी और अल्लाह से भी। इश्क वो जज्बा है जो इंसान को मुसलसल अज़्मे सफ़र में मसरूफ़ व मुब्तला रखता है। उसी जज्बे इश्क को खलील साहब के जिला बख्शी डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब ने, हमारे रियासत के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट्स के चेयरपर्सन हैं, और शायरी उनकी सरिश्त में शामिल है। शायरी उनका ज़ौक़, उनका जुनून रहा है, और उन्होंने अपने एक दोस्त के शेरी सरमाए को एक और हिंदुस्तानी ज़बान में समर्पित करके उसको जावेदानी बख्शी है। मैं पूरे खुलूस के साथ उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और किताब के हवाले से और उनकी वाबस्तगी जो खलील साहब से रही है उसकी रोशनी में अपने तासुरात से नवाजें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। आदरणीय चिरंजीव सिंह जी, त्रिलोकनाथ जी, अजीजुल्लाह बेग साहब, आजम शाहिद साहब और दोस्तों, जिसमें कि स्त्री और पुरुष सभी शामिल हैं। सबसे और मिसवा पर्टिकुलरली, थैंक्स फॉर कमिंग मिसवा। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ये कहना चाहूँगा कि इतने ख़राब मौसम में भी आप इतने लोगों ने यहाँ आने की ज़हमत उठाई। ये खलील साहब के बारे में आपके प्रेम को दर्शाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं खुद ही सोच रहा था कि कैसे हो पाएगा ये प्रोग्राम, कैसे आ पाएंगे लोग। 3 बजे से जैसे बादल उठ रहे थे,
तो पहले तो आप सबको शुक्रिया। उसके बाद मैं चिरंजीव सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि असल में ये प्रोग्राम होने की वजह वही है। वो बहुत दिनों से, जब से ये किताब आई थी तभी से कह रहे थे कि नहीं, एक जैसा छोटा मोटा जैसा भी हो, लेकिन हमको एक जलसा करना चाहिए और इस किताब को रिलीज करना चाहिए। तो आज वो काम हो रहा है। आजम शाहिद साहब ने बहुत तकलीफ उठाई है इसको ऑर्गेनाइज करने में, और हमारे जफर साहब ने बहुत सहयोग दिया है, तो इन सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है और किताब पर भी छपा है, और चिरंजीव सिंह साहब ने भी कहा, अनुवाद, ट्रांसलेशन, कि ये उनकी नज़मों का ट्रांसलेशन है। तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ कि किताब छप के आने के बाद सबसे पहले तो खलील साहब को दी मैंने, उसके बाद मैंने कुछ अपने बहन भाइयों को भेजी है किताब। तो मेरी बड़ी बहन ने ये किताब खुद पढ़ने की कोशिश की, फिर अपने किसी जान पहचान वाले हिंदी कवि को दे दी। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद मुझे एक लंबा खत लिखा हिंदी के कवि ने, और उसमें उनका पहला वाक्य ये था, इसको अनुवाद कैसे कह सकते हैं आप? मैंने कहा बात सही है आपकी। हालांकि मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने मन में कहा बात आपकी सही है, अनुवाद नहीं है। मैं आऊंगा इस बात पे कि ये कैसे अनुवाद लेंगे, लेकिन इसका एक तरह से उल्टा दूसरी तरह का एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि मेरे बड़े भाई साहब ने नज़में पढ़ी और वो उनको पसंद आई। उन्होंने मैसेज भी भेजा, फ़ोन भी किया कि मुझे बहुत पसंद आई और ये बात है, ये है। उन्होंने लंबा मैसेज भेजा कि एक तरह का रिव्यू खलील साहब की पोइट्री का उन्होंने भेजा। लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनको एक खुशफहमी थी, उसको मुझे दूर करना पड़ा। वो बोले कि भाई मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है। तो मैंने कहा कि आपको ठीक मालूम था भैया मेरी उर्दू ये वाकया कुछ और ही है। वो वाकया ये है, जैसा कि कह चुका हूँ, खलील मामून साहब से जान पहचान तो बहुत पुरानी है और मैं उनकी नज़मों का कायल रहा हूँ और बहुत सुना है। उसको हिंदी में लाने की मेरी बहुत सालों से इच्छा थी, बहुत सालों से, लेकिन वो किसी वजह से काम नहीं हो पा रहा था। तो कई साल पहले, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हुए हों, कहीं से खलील मामून साहब ने अपनी कुछ नज़मों का, जो शायद उन्होंने ही चुनी थी, उसका देवनागरी में उनको टाइप कराया। वो भी कहाँ कराया? कहीं झारखंड में या छत्तीसगढ़ में कहीं टाइप कराया उन्होंने। वो कहने को तो हिंदी में टाइपिंग थी, लेकिन गलतियाँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं उन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ से शुरुआत हो गई, उसको मैंने बेस बना लिया और मैं उनको आज धन्यवाद देता हूँ। हालांकि बाद में खलील साहब उनका नाम, टेलीफोन भी पता नहीं लगा सके। बोले कि अब मैं भूल जाऊँ वो कौन थे, और कोई ये सूरत है नहीं कि हम उनका नाम इसमें डाल सकें, लेकिन उनको याद करता हूँ कि वहाँ से शुरुआत हुई। साथ ही वो 10 साल पहले खलील ने मुझे, हमारे रिजवान साहब हैं और एक और साहब हैं, उन्होंने जो हिंदी तर्जमा किया था, वो नज़में भी उन्होंने मुझे दे रखी थी पढ़ने के लिए। तो मेरे पास थी, देवनागरी में लिखी हुई। तो जब मैं खुद इस पे काम कर रहा था तो मुझे याद आया कि भाई इनकी हिंदी में किताब बार बार तो आने वाली है नहीं,
इसलिए जितना भी हो सके, जितनी नज़में शामिल हो सकें, गज़लें शामिल हो सकें, वो कर ली जाए। तो फिर मैंने ये बात खलील से कही कि भाई ऐसा क्यों ना कर लिया जाए, आप उनको संपर्क करिए जिन्होंने पहले किया था काम, कि उनका नाम दिया जाए और इसको मोहलत दे दें इसकी। तो उन्होंने उनसे शायद बात की और कहा कि आप इसको कर लीजिए, बल्कि उसमें कुछ गज़लें आपकी भी शामिल करनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। यहाँ पे आप मंजू वेंकट जी बैठी हुई हैं। मैंने सोचा था कि उन्होंने भी बहुत काम किया, बल्कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया है। उन्होंने उर्दू सीख के और डायरेक्ट उर्दू से हिंदी में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। उनका अनुवाद की हुई गज़लें हैं मेरे पास, तो बहुत लेकिन वो किसी वजह से उस वक्त तक तैयार नहीं हो पाई थी, तो वो शामिल नहीं कर सका। तो लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि यहाँ पे अनुवाद हो गया या रूपांतर हो गया या ट्रांसलिट्रेशन हो गया। हम लोग कई बार, मैं समझता हूँ 3 या 4 बार पुलिस में इसमें 11 बजे बैठते थे और 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, खलील और मैं, हर शब्द, हर नज्म नहीं, हर शब्द को हम लोगों ने देखा कि भाई ये ठीक से आया है या नहीं आया, वही है जो उन्होंने कहा था या गलती कहीं हो गई। या टाइपिंग में तो फिर बहुत ही गलतियां थी, और मैं अंदाज लाया करता था कि ये जो उन्होंने टाइप किया है असल में ये वो शब्द होगा, इस तरह का वो था। तो उससे बहुत हमको सहूलियत हुई कि हम जैसी ओरिजिनल है नज्म, उसको बहुत हद तक हम इसमें लाने में कामयाब हुए, क्योंकि वो पोइट से के सामने बात हुई। उन्होंने बहुत सारे अर्थ जो है मैंने अपनी जानकारी से या मेरे पास जो देवनागरी में उर्दू टू हिंदी डिक्शनरी है उससे लिए, और बाकी खलील साहब के सामने बैठ कर ये हुए। तो इस तरह से इस कोशिश ये की गई कि जो एंड रिजल्ट हो, वो जो मौलिक है, ओरिजिनल है, उसके जितना करीब हो सके। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अनुवाद इज़ वेरी डिफिकल्ट, ट्रांसलेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन इसको नज़दीक लाने की कोशिश हम लोगों ने की है। तो ये, और मुझे बहुत खुशी हुई, पता चला था कानपुर से छपी है अमन प्रकाशन, वो लोग भी मुझे अच्छे लगे। उन्होंने बता दिया कि भाई इतना इतना पैसा लगेगा, ऐसे ऐसे करेंगे, इतना टाइम लगाएंगे, वो सब उन्होंने उस तरह से कर लिया। हालांकि टाइपिंग की कुछ पता नहीं कैसे रह जाती है, इतनी बात देने के बावजूद भी जब फाइनल कॉपी आती है उसमें कुछ टाइपिंग की मिस्टेक रही जाती है, वो इसमें भी रह गई है। बहरहाल उन्होंने भी ये काम करके टाइम से दे दिया, और उसकी वजह से खलील साहब को मैं उनके इंतकाल से 10-15 दिन पहले एक किताब दे सका। ये भी एक मेरे लिए अच्छी बात है। हालांकि उनसे इसके बारे में बात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी नज़मों के बारे में आज तक मैं ही कहता आया हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं जितने भी कवियों को पढ़ा जानता हूँ उनमें सबसे बेहतर, सबसे आलीशान कवि हैं वो। आलीशान कहता हूँ, हालांकि आलीशान जो है किसका, आर्किटेक्चर का शब्द है शायद, लेकिन आर्किटेक्चर और अदब में काफ़ी कुछ आदान प्रदान होता रहा है पहले भी। इसमें मुझे सबसे बड़ी बात जो लगी, हिज इमेजिनेशन, उनकी कल्पना जो है कॉस्मिक स्टेज पे। इसमें रोजमर्रा जिंदगी की जद्दोजहद तो है ही, लेकिन साथ ही एक कॉस्मिक स्टेज पे क्या हो रहा है, कायनात है, तारे हैं, रात है, और तरह तरह की रातें हैं, तरह तरह के तारे हैं, उसमें हवा बह रही है, तो कहीं महक आ रही है, तो कहीं बदबू आ रही है, तो कहीं सपना है, तो कहीं खाई है, कहीं गड्ढा है, तो कहीं रिश्तों के बारे में बात है। तो ये, और इतनी बड़ी, मैं ये सोचा करता था कि भाई कोई आदमी, हालांकि मैं भी छोटी मोटी कविताएं मैं भी लिख लेता हूँ और बहुत सारे कवियों को पढ़ा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस के
उनको। लेकिन एक आदमी इस तरह की इमेजिनेशन, एक तरह का ऐसा वातावरण वो क्रिएट करते हैं कुछ नज़मों में, खलील मामून सुररियलिस्ट एकदम, वो आपको याद दिलाता है सल्वाडोर डाली की पेंटिंग जैसा उनकी पोइट्री है। इस रिमार्केबल। तो मैं सोचा करता था कोई आदमी भाई कैसे सोच सकता है, ये इमेज कैसे किसी के जहन में आ सकती है, ये मेटाफोर कैसे किसी के जहन में आ सकता है। तो बल्कि उन्होंने एक बार मुझसे कहा भी, ये पहले भी मैं कहीं कह चुका हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आती है, मैं तो एक तरह से मीडियम हूँ और ये नज्म लिख दी जाती है। खैर ये उनका बड़प्पन है कि इस तरह से कहा, हालांकि पोइट तो पोइट है, वो वही लिखता है और उसके वजूद से निकलती है पोइट्री। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो निखालिस पोइट्री है, निखालिस जिसको पोइट्री कहते हैं, कविता, वो है खलील की, जिसका मैं पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ मैं उसको। मुझे ये खुशी है कि मेरा उनसे वास्ता था और दोस्ती थी, और नज़्में मैंने उनकी बहुत सारी पढ़ी, हालांकि बहुत कम ही है। जितना उन्होंने लिखा है वो तो रिटायरमेंट के बाद को बहुत ज़्यादा ही लिखने लगे थे, वो बहुत ज़्यादा, लेकिन बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा लिख रहे थे और शायद स्टैंडर्ड ऊंचा होता जा रहा था, ऐसा मुझे लगता है। वो अपनी नज़्मों की मार्फती कहीं पहुँच रहे थे। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों की शुभकामनाओं से मुझे ये सौभाग्य मिला कि छोटा मोटा ही कम से कम एक संग्रह उनका हिंदी में आ पाए। लेकिन मैं इस बात से मायूस हूँ कि जितना उनकी नज़्मों का और इस संग्रह का या जो भी उनकी और कविताएं छपी हैं, हिंदी वालों को या औरों को जितनी जानकारी होनी चाहिए, जितनी पहुंचनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं पहुंच पाई है। हो सकता है, लेकिन ऐसा भी मानता हूं कि भाई मेरी एक बहुत पुरानी कविता की लाइन है, मैंने शायद लिखी थी वो जब मैं 11वीं में था या कुछ ऐसा था, कि तेजस्वी का तेज देता है प्रमाण, अपने अस्तित्व का सप्तावरण भेद कर। कि जिसमें जो तेज है, तो खलील मामून की नज़्मों में, उनकी शायरी में जो तेज है, वो छुपने वाला तो है नहीं। देर सवेर कुछ लोग, ये हमारी गलती होगी कि हम देर लगाएं उसको समझने में, लेकिन वो जरूर बाहर आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। एक बार फिर से मैं श्री चिरंजीव सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सब लोगों का कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया और आप सब लोग यहाँ पे शामिल हुए, और जिसमें मुझे भी एक आध दिल की बात कहने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार सिंह साहब को हम सुन रहे थे। जी सर। अभी डॉक्टर साहब से पता चला कि डॉक्टर मंजू वेंकट जी ने उर्दू से गज़लों का सीधा अनुवाद किया है। अब उनकी मेरा ख्याल 1800 से ज़्यादा नज़में हैं कुल, जैसा, और अगर उसमें ये नज़में हैं गज़ल को भी शामिल करें तो तकरीबन 2000 उनकी हैं चीज़ें। तो अब जो आपका ट्रांसलेशन किया हुआ काम है, उसको अगर उर्दू एकेडमी वाले पब्लिश कर दें तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि अब एकेडमी ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने तो दोस्ती का फ़र्ज अदा किया, लेकिन उर्दू एकेडमी ने अपना फ़र्ज कहाँ निभाया है अभी तक। और उर्दू एकेडमी के तो वो चेयरमैन रह चुके हैं, उनको एकेडमी वालों को, और उनके चार्टर में ये है कि ट्रांसलेशंस करना और ट्रांसलेशंस का काम करवाना, करवाइए ना अब ये काम। किताब, दूसरी किताब ट्रांसलेशन की आनी चाहिए, आए तो बहुत अच्छा रहेगा। भी चिरंजीव सिंह साहब
सजेस्ट कर रहे थे उर्दू एकेडमी के हवाले से कि 1977 में 1977 में जब एकेडमी बनी, उसके जो उसकी वजह जो थे वो चिरंजीव सिंह साहब थे, चूँकि बैक वक्त कई ज़बानों से उन्हें दिलचस्पी रही है। और उर्दू एकेडमी के हवाले से मैं बताऊं कि जहां खलील साहब के एजाज़ उनकी ताज़ियत में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, आप ये हमें सुझाव देते आ रहे हैं कि उर्दू एकेडमी उनके कलाम का एक दीवान, ये यूँ कहना चाहिए कि उसका एक कलेक्शन ये करे। उनकी सारी किताबें तकरीबन 700, 800, 1000 सफ़ात से भरी हुई हैं। हम ये चाह रहे हैं कि साल 2020 के बाद जिस बर्क़ रफ्तारी से उन्होंने लिखा है, और वो बड़े न्याज़मंद रहे हैं, बेनियाज रहे होंगे अलग अलग मामलात में, मगर आपका लिखा हुआ एक पुर्जा भी उन्होंने कभी ज़ाय नहीं किया है। ये इस बात की गवाही है कि उनकी लिखी हुई हर चीज़ किताबी शक्ल में आ गई है। 2020 से 4 साल की मुद्दत में जितना भी उन्होंने लिखा है, हम ये कोशिश करेंगे एकेडमी की जानिब से इत्तफाक राय से कि उसको हम अलग अलग वॉल्यूम्स में बतदरीज इवेंचुअली उसको हम शाये करें। नए अदब के हवाले से भी आपकी रहलत के बाद, आपकी रुखसत हो जाने के बाद जितने भी मज़ामीन आए हैं, जिन्होंने भी मंजूम खिराज खिदत पेश किया है, उसका सब एक कलेक्शन नया अदब ही के बैनर से मैं उसको कोशिश करूँगा कि वो भी मंजर आम पर आए, क्योंकि किसी के चले जाने के बाद उसका जो सदमा रहता है, आहिस्ता 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 अल्लाह का बना है और जहन ऐसा है कि सदमा कम होता हुआ चला जाता है और वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। हम ये कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों को किताबी शक्ल में लाएं। नए अदब में कई लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ शायरी की बातें होती हैं। हमने कई हिंदुस्तानी ज़बानों के सफ़र के बारे में प्रोग्राम किए हैं 2022 से उनकी रहलत के 3-4 महीनों पहले तक। हम अफसाना, अफसानचे, जो गैर शायरी के जो अलग अलग असनाफ हैं, उसके हवाले से भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। चूँकि ये काम बड़ा मुश्किल है, आप देखते हैं कि अदब पोइट्री रीडिंग के लिए हमारे पास क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या हमारे हालात हैं, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे। हमारे साथ त्रिलोकीनाथ दर्जी तशरीफ़ फरमा है, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू के बड़े ही बुलंद ख़ामत शायर हैं। खलील साहब के प्रोग्राम में जब हमने उर्दू एकेडमी से 8 जुलाई को उनकी ताज़ियत में एक प्रोग्राम किया था, आपने कहा कि मुझ पर ख़र्ज़ है खलील साहब की मोहब्बतों का, मैं वो उतारने के लिए आना चाहता हूँ, मगर उस वक्त भी वो हालात नहीं थे। और आज भी ये आए हैं कि अपने जितने भी तयशुदा प्रोग्राम थे उसको मुलतवी करके, पोस्टपोन करके बड़ी दूर से वो सफ़र करते हुए आए हैं। मैं बसत एहतराम गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात से नवाजें या उनका कलाम ही पेश करें। त्रिलोकीनाथ दर्जी साहित्य का छात्र हूँ, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी भाषा की थोड़ी बहुत मुझे ज्ञान है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी कविता को अनुवाद करना ये बहुत ही कठिन काम। मेरे साथ एक बार ये हुआ कि मैंने ये कश्मीरी में कविता लिखी थी, मैंने सोचा मैं इसका उर्दू अनुवाद करूं। पहली पंक्ति का किया, दूसरी का हो ही नहीं सका, फिर मैंने नई ही कविता लिखी और उसको छोड़ दिया। तो मैं इसलिए डॉक्टर साहब को बहुत ही मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतने सफलता से उर्दू से हिंदी में किया। यद्यपि उर्दू हिंदी तो बहनें मानी जाती हैं, इनमें वोकैबुलरी की ही बाकी सारा ग्रामर वगैरह एक जैसा है, फिर भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत ही कठिन है। तो मैं एक गज़ल सुनाता हूँ जो उन साहब की लिखी हुई है। इन्होंने कहा है कदम अब मेरे माइल बसफर जाने दो, हैं कदम अब मेरे माइल बसफर जाने दो, रुक न जाए कहीं ये राह गुजर जाने दो। कुछ खुशी दे न सकी मंजिल मकसूद मुझे, रास आया न मुझे कोई सफर जाने दो। खत्म होगी भी शब गम, ये खबर किसको है?
ख़त्म होगी भी शबे गम ये खबर किसको है, शायद आए न दोबारा ये सहर जाने। शेर देखिए, काट लूंगा मैं शबे हिज्र जैसे तैसे, काट लूंगा मैं शबे हिज्र भी जैसे तैसे, आखिरी वसल है इस शाम को घर जाने। रात भी भीग गई है मेरी आंखों की तरह, रात भी भीग गई है मेरी आंखों की तरह, है फलक खाली नहीं अंजुम कमर जाने दो। आएगा कौन सी दुनिया से तकल्लुम में बफूर, आएगा कौन सी दुनिया से तकल्लुम में बफूर, मेरे शारों में नहीं जज्ब असर जाने दो। और आखिरी शेर है, अब फकत एक खला है मेरे अंदर मामून, अब फकत एक खला है मेरे अंदर मामून, जाने कब खो गया यादों का नगर जाने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनकी याद को ताज़ा करता हूँ और आप सबको नमस्कार। मैं धर साहब से पूछ रहा था कि मैं आपको उनकी कोई कविता या गज़ल किस भाषा में भेजूं, हिंदी में भेज दूं तो मैंने ही प्रेफर किया, तो उन्होंने कहा उर्दू में भिजवाइए। अब मैं देख रहा था कि जो व्हाट्सएप पे उन्होंने देखा अपनी तहरीर में लिखकर वो लाए हैं, तो जाहिर है कि जिस ज़बान की हम बात कर रहे हैं, एक नाटक हुआ था रंग शंकरा में, वहाँ नसीरुद्दीन शाह की वाइफ रत्ना पाठक ने एक सोलो परफॉर्मेंस किया। उसका टाइटल था कि दास्तानी अकबर व अशोक। हम समझ रहे थे कि वो पुराने वाले अशोक, आज के हिंदुस्तान के अशोक उन्होंने पेश किया। और उन्होंने पहली लाइन ये कही कि अब जो ज़बान में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो फॉरेन लैंग्वेज है जिसे उर्दू कहते हैं। अब आपने देखा धर साहब ने किस खुशूसलूबी से हमारे रूबरू पेश किया है। हमारे साथ हैं वो बचपन के दोस्त जो खलील साहब के साथ पढ़ते रहे, साथ उन्होंने सर्विस ज्वाइन की, टीचिंग की भी और नॉन टीचिंग की भी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की। एक पुलिस में आए, एक इंतज़ामिया में गए, और जाहिर है कि उनसे बेहतर हमें कौन बताएगा। वो खलील मामून जो पहले खलीलुर रहमान हुआ करते थे, उनको उन्होंने बचपन में देखा, उनके ख्वाब देखे, उनकी ज़िंदगी के नशे व फराज देखे। मेरी मुराद जनाब अजीज़ुल्लाह बेग साहब से है। इत्तफाक देखिए, हुस्न इत्तफाक है कि दोनों उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी बने, साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी और साबिक IAS ऑफिसर अजीज़ुल्लाह बेग साहब, जिन्हें घर में रफ़ीक पुकारते हैं, और अयाज साहब भी उन्हें रफ़ीक कहते थे, और खलील साहब भी उन्हें कभी अजीज़ या कभी रफ़ीक पुकारते थे। मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से नवाजें। हम सब के लिए बेहद मोहतरम शख्सियत श्री चिरंजीवी सिंह साहब सन्नाटे से संवाद के उन्वान से खलील की नज़मों और गज़लों का तर्जुमा पेश करने वाले हिंदी के जाने माने कवि डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, उर्दू, हिंदी और कश्मीरी के एक मुमताज़ शायर श्री त्रिलोकीनाथ धर साहब, ख़वातीन और हज़रात, आज़म शाहिद मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आज़म शाहिद की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने इस खूबसूरत शाम का एहतमाम किया और नया अदब के बैनर के तहत इसका एहतमाम हुआ है। ये भी खुशी की बात है। खलील का हमेशा से ख्वाब था कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदीबों और शायरों को आपस में बैठना चाहिए, उनके दरमियान गुफ्तगू हो की तख्लीक़ात को उन पर तबसरे करें, अपने एहसासात का, अपने तासुरात का इजहार करें। और ये सिलसिला उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था।
जब हम उर्दू एकेडमी के रुकन थे, वो भी थे और मैं भी था, साथ साथ भी थे, तभी से उन्होंने शिवाजी नगर के एक होटल में एहतमाम किया। शिवाजी नगर नहीं क्या, वो अलसुर के करीब एक होटल हमारे एक जान पहचान वालों की थी, उनकी इजाज़त से उन्होंने ये काम शुरू किया और वहाँ वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के शायरों और अदीबों को मदऊ करते थे। उनके अफ़साने, उनकी नज़में, उनके मज़ामीन, ये सब हम सुनते, उन पर अपने तासुरात का भी इज़हार करते थे। उसके बाद जब उन्होंने नया अदब जारी किया रिसाले की सूरत में, तो नया अदब के ज़ेर एहतमाम ये जलसे अल-अमीन कॉलेज में होने लगे और आप में से बेशतर हजरात उसमें शरीक भी होते रहे हैं, मैं जानता हूँ। दरअसल खलील को अदब से बेइंतहा लगाव था और अदब के हवाले से ज़िंदगी से भी वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। ज़िंदगी के किसी पहलू से उन्होंने आंखें नहीं चुराई, बल्कि वो ज़िंदगी के हर तजुर्बे को देखना चाहते थे, परखना चाहते थे, झेलना चाहते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी ज़िंदगी तजुर्बात की ज़िंदगी रही है। तजुर्बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ भी किए, अपने फ़न के साथ भी किए, अपने रिश्तों के साथ भी किए और ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बेशुमार तजुर्बात उन्होंने किए। कभी कारोबार भी किया, करने की कोशिश की। मिसबा उसके गवाह हैं। ये अभी बच्चे थे, शायद कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि हम कारोबार करेंगे और एक प्रोजेक्ट उसके लिए तैयार किया। फिर उन्होंने ज़राअत की भी कोशिश की। कारोबार का भी चस्का था, सैर व सफ़र का बेइंतहा चस्का था। उन्होंने कई ममालिक का सफ़र किया, अपने ख़ानदान के साथ, बीवी बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक गए और चाहते थे कि ज़िंदगी को हर रंग में देखें, हर तरह देखें और उसे महसूस करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी शायरी, दो तरह की शायरी, मेरी नज़र में दो तरह की शायरी होती है। एक वो होती है कि शायर दूसरों पर जो गुज़रती है उसको देखकर, उसको समझकर, उसको अपने अंदर समोकर उसको अपनी शायरी में ढालता है, अपने शेरों में, अपने गज़लों में, अपनी नज़्मों में ढालता है। एक दूसरी तरह की शायरी वो होती है कि जिसमें शायर अपने ऊपर जो गुज़रता है उसका इजहार करता है, मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ अल्फाज में, मुख्तलिफ़ पैराए में। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बहुत खूब बात कही कि खलील की शायरी ज़्यादातर ख़यालात की शायरी है। यानी उनके जहन में जो तस्वीर उभरती हैं, जो ख्वाब उन्होंने देखे या जो हौले, जो अक्स उनके जहन के पर्दे पर उभरते हैं, उनकी उन्होंने अपने नज़्मों में अक्कासी की है। अक्सर वो कहा करते थे कि ये नज़में मुझ पर नाजिल होती हैं, इसीलिए शायद उन्होंने अपनी नज़मों पर नज़र सानी को वो दुरुस्त नहीं समझते थे। जो लिख दिया, जो कह दिया, उसी को हरफ़े आखिर कहते थे और इस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी अजीब अजीब तरह के तजुर्बात से होकर गुजरी है।
और ये अच्छी बात है कि उनका सारा सरमाया जो कुछ के उन्होंने लिखा वो अब महफूज है। और अभी आज़म शाहिद ने वादा किया है कि 2020 के बाद जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको तरतीबवार मुख्तलिफ वॉल्यूम्स के ज़रिए वो पेश करने की कोशिश करेंगे। मैं ये भी चाहूँगा कि नया अदब का जो सिलसिला है उसे जारी रखा जाए, इस फोरम को जारी रहना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदीब, शायर, लिखने वाले, पढ़ने वाले आपस में बैठें, गुफ्तगू शनीद करें, तबादले ख्याल करें। उर्दू एकेडमी का भी फ़र्ज़ है कि इस सिलसिले में वो नया अदब के साथ ताउन करे। और यहाँ एकेडमी के 2-3 अरकान मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मोहतरम चिरंजीवी सिंह साहब ने दक्कनी अदब का भी तज़किरा किया कि उर्दू एकेडमी के चार्टर में इसका जिक्र है कि दक्कनी अदब पर काम होना चाहिए। जब हम एकेडमी में थे तो उस वक्त हमने प्रोफेसर मीमनून सईद के हवाले ये काम किया था कि उर्दू की जो दक्कनी उर्दू की जो मसनवियाँ हैं उनकी असर नौ तरतीब हो और उनके अंदर जो ऐसे अल्फाज हैं जो आज मुरवज नहीं हैं, जो मतरूक हो चुके हैं या जिनको आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनके माने आम लोग समझ नहीं सकते। ख़ास तौर पर हमने देखा कि शुमाली हिंद में दक्कनी की समझ बहुत कम है। यहाँ तक कि उर्दू के प्रोफेसर हजरात तक ये समझने से माजूर हैं कि जो दक्कनी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन ख़दीम मखतूतात में और मसनवियों में उनके असल माने क्या हैं, उनकी अहमियत क्या है। इसके लिए वो काम शुरू हुआ था, बल्कि मेरे ख़याल से जारी भी है। और उर्दू एकेडमी से हमने 10 लाख रुपये उसके लिए मंजूर भी किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर सईद साहब जल्द ही उसको मंजर आम पर लाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। उन्होंने हैदराबाद, गुलबर्गा और दीगर मुकामात से चंद माहिरीन को मुंतखब भी किया था कि अलग अलग मसलों पर यह काम हो। तर्जुमे की बात जहाँ तक है, मुझे यह भी याद है कि उर्दू एकेडमी के तहत हमने एक बहुत बड़ा तर्जुमे का वर्कशॉप मुनाक़िद किया था, जिसमें मेरे दोस्त विठल मूर्ति, जब वो कन्नड़ा एंड कल्चर के डायरेक्टर थे, उन्होंने मदद की थी हमारी। और उर्दू और कन्नड़ के 20-25 शायरों को और अदीबों को हमने यकजा किया। माहिर मंसूर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी उसमें शामिल थे। और उस वक्त जितने नामवर लिखने वाले थे, शायर थे, अफसाना निगार थे, उन सब को हमने बुलाया था। और रविंद्र कला क्षेत्र में 3 दिन की ये वर्कशॉप जारी रही और उसके नतीजे में उर्दू में और कन्नड़ में, उर्दू का जो अदब मुंतकिल हुआ कन्नड़ में, उस पर मुश्तमिल एक किताब शाये हुई जो आज भी कन्नड़ साहित्य परिषद में या अकेडमी में मौजूद है, दस्तयाब है। और कन्नड़ का जो उर्दू तर्जुमा हुआ उसको भी शाये किया गया था और वो भी मौजूद है। इस तरह के काम को आगे बढ़ाना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि अब तो तर्जुमे के लिए भी एक अकेडमी बन चुकी है। तर्जुमों को फ़रोग़ देने के लिए रियासत में एक अकेडमी बन चुकी है, हाँ, भाषा भारती। और उनके तावन से हम ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, जब मैं चेयरमैन बना तो उनके चेयरमैन से मुलाकात हुई, 2-3 मीटिंग्स भी हुई और एक प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया, लेकिन सियासी हालात की वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ सका। मेरा ख्याल है कि उसको
आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि साहित्य अकादमी का अवार्ड जनूबी हिंद में बहुत ही कम उर्दू के शायरों और अदीबों को दस्तयाब हुआ है। कर्नाटक से खलील मामून वाहिद शायर हैं जिनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। मखदूम मोहिउद्दीन हैदराबाद से, उनको इससे पहले साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी का एक उसूल है कि जिस किताब को अवार्ड मिलता है उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करवाया जाता है और उसको सारे मुल्क में सारी लाइब्रेरियों को भेजा जाता है उसको, और दूसरी ज़बान में भी। लेकिन अफसोस कि अब तक खलील मामून की जिस किताब पर इनाम मिला उसका किसी ज़बान में साहित्य अकादमी की तरफ से सिर्फ कन्नड़ा में हुआ है, अंग्रेज़ी में नहीं हुआ है। अंग्रेज़ी चूँकि ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ज़बान है और आज का नौजवान तबका किसी रीजनल ज़बान से वो ताल्लुक़ नहीं रखता जैसा कि वो अंग्रेज़ी से रखता है, इसलिए अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा होना ज़रूरी है और उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माहिर मंसूर साहित्य अकादमी में काफ़ी असर और रसूख रखते हैं और उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस सिलसिले में कोशिश करें। बस मैं इन चंद अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर अजय कुमार सिंह की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा तर्जुमा पेश किया और मैं समझता हूँ कि इसको काफ़ी मकबूलियत हासिल होगी, लोग उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर बहस भी होगी आगे चलकर। और इसी तरह दूसरी ज़बानों आज जो मौका दिया गया, यहाँ बुलाया गया और दो चार बातें कहने का जो मौका दिया गया उसके लिए मैं आप तमाम का और ख़ास तौर पर आज़म शाहिद का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। खलील साहब के कदरदान हैं, उन्हीं की निगरानी में आखिरी प्रोग्राम मुंशी प्रेमचंद के हवाले से हुआ था। समद हाउस में उन्होंने उसका एहतमाम किया, बड़ी शानदार वो तकरीब थी। खलील साहब ने उसकी शेरी निशस्त में भी पढ़ा था, निज़ामत जामी साहब कर रहे थे और मैं बिल्कुल उनके पीछे बैठा हुआ था। अभी हमने दोपहर में जनाब मिलनसार से इसका जिक्र किया कि एक रिकॉर्डिंग मैंने खलील साहब को भी भेजी थी जिसमें जो वो पढ़ रहे हैं, ये 23 फरवरी 2024, उसके बाद 21 जून को हमसे रुखसत हो गए। इसमें जो वाह वाह की बुलंद आवाज़ें हैं मिलनसार की हैं। बस 1 मिनट का वीडियो है, मैं इसका ऑडियो आपके पास सुनाना चाहूँगा। मरने के बाद मौत का, देखिए मरने के बाद कैसा था भैया, कोई तो नाम लेके पुकारे हमें, कैसा इसको सुन सकते, कोई तो नाम लेके पुकारे हमें यहाँ शुरू से इस भीड़ में हमारा शनासा, इस भीड़ में हमारा शनासा कोई तो हो। ये दरअसल वीडियो क्लिप थी। खलील साहब ने उस वक्त जो कलाम पढ़ा था उसमें कह रहे थे ये क्या कि दफन हो गए चुपचाप खब्र में, मरने के बाद मौत का जलसा कोई तो हो, कोई तो नाम लेके पुकारे हमें यहाँ, इस भीड़ में हमारा शनासा कोई तो हो। शायर की ये शिकायत देखिए, करम ऐसा है कि उनके जाने के बाद भी उन्हें याद किया जा रहा है। इस भीड़ में उन्हें उनके शनासे भी मिले हैं। अब मैं खलील साहब के बड़े साहबजादे मिसबाउर रहमान अपनी दफ्तर की मसरूफियात, बारिश की ये क्या कहने चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपने वालिद मोहतरम की नज़्म
अंग्रेज़ी में विस्पर्स ऑफ सरस्वती के नाम से जो कलेक्शन आया है, माहिर मंसूर साहब और एच.एस. शिवप्रकाश ने उस पर काम किया था। मैं गुजारिश करता हूँ मिसबाह रहमान से कि वो आएँ। और मैंने बहुत कम खलील साहब को मुस्कुराते, हंसते, खैखा लगाते देखा। हमेशा वह बिल्कुल ही ग्रिम फेस हुआ करते थे, मगर आपकी मुस्कुराहट में मुझे खलील साहब की मुस्कुराहट भी नज़र आती है। मुस्कुराहटें जिंदा हैं। मिसबाह रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good evening to one and all present here today, especially the distinguished guest, Dr. Jigamar Singh, Chiranjeev Singh Uncle, Azir Uncle, and the rest of you present here. I'm delighted to be present here on the book release of Sannate Se Samvad. I know it's a translation of my late father's poems by Uncle. I thank Uncle for translating this and making it available to a larger audience in the Hindi medium segment. I would like to recite a poem written by my dad. I don't know whether my expression will actually come the way it is actually expressed in the poem, but nevertheless, I will try my bit and recite the poem from Whispers of Saraswati, which I have just selected. Give me a minute, please. I think I missed the poem just selected. Yes, the poem is I'm Sitting Quietly. During daylight, during dark night, under prickly sunshine, in wind and water, at home, on the road, I'm sitting quietly. My power of speech is lost, thoughts to have deserted me. I'm neither in search of anybody, nor anybody is after me. I'm not searching for anybody, perhaps not even myself. On unknown shores, I have set afire the pages of history. The book of time and whatever survived, the valley, the gardens, the meadows, the mountain and the desert have all disappeared from my sight. On their own, the stone of discrimination was crushed to pieces. With the sword of my ego, now I find the animals and the humans alike. I'm unable to understand anything, neither somebody teaches me, nor I convince somebody. I've thrown the keys of the world and the world beyond in the fathomless depths of unknown ocean of my soul. The boat of time is also drowned. How and what can I speak to somebody? And what can somebody ask me? I have no status or authority. I'm sitting quietly everywhere, listening to unheard voices. Voices do not make up word, do not offer any explanation from which no meaning emerges, which after taking you to a well, can you tell that the well is dried up, in which there is neither sorrow nor happiness? Voice that have no pictures, no interpretations. Well, the reason why I selected this poem, I did see him sitting alone in his last days or the last few couple of years, having conversation probably with few of his friends and writing some, penning something down. I think this poem I felt was apt for this function of today, and I thought to recite this. I think this is the first time ever I have gone through most of his poems. I went through most of the poems in a journal, and this is the one which I picked, which I thought would make some sense to recite. Thank you so much for giving me this opportunity, and I thank everybody present here, and thank once again the organizers to conduct this function and so on. Thank you. God bless you all. मोहतरमा मंजू वेंकट जी हमारे साथ हैं। नया अदब के हर प्रोग्राम में वो हमारे साथ हमेशा रही हैं, चाहे तादाद 10 की रही हो या 50 की, हमारे साथ जो मुसलसल लोग रहे उसमें वो शामिल रही हैं।